हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टॉपिक ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज़ द प्रोटीन सिंथेसिस। जो भी ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद का जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन, जिसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होती है एक सेल में। अब हम बात करेंगे कि ट्रांसलेशन में जो मशीनरी रिक्वायर्ड होती है, दैट मशीनरी इज द ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, अमाइनो एसिड्स, राइबोसोम्स एंड द अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ये सब कंपोनेंट्स हैं जो ट्रांसलेशन प्रोसेस को करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम वो साइड होती है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स के केस में 70S टाइप के होते हैं और यूकैरियोट्स के केस में 80S टाइप के होते हैं, और ये इसके 2 सब यूनिट्स हैं। 80S में 40S और 60S सब यूनिट रहता है। प्रोकैरियोट्स के केस में 30S और 50S जो है वो उसका सब यूनिट रहता है। अब राइबोसोम्स जो हैं, जो अनइक्वल पार्ट्स हैं, एक स्मॉलर पार्ट है और एक लार्जर पार्ट है। स्मॉलर पार्ट में जैसे कि प्रोकैरियोट्स के केस में 30S रहता है और यूकैरियोट्स के केस में 40S रहता है। वहीं पे लार्जर सब यूनिट जो है, दैट लार्जर यूनिट इज 50S इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड 60S इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स। राइबोसोम्स के साइड जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, वहां पे ग्रुप होता है, लार्जर यूनिट पे ग्रुप प्रेजेंट होता है जो न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन को पुश करता है ताकि एलोंगेशन हो सके, और साथ में वो ग्रुप प्रोटेक्शन भी देगा उस पॉलीपेप्टाइड चेन को। जो भी सेल में सेलुलर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो डिस्ट्रॉय ना करें पॉलीपेप्टाइड चेन को, तो वो ग्रुप जो है वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। 2 सब यूनिट्स जो होती हैं, मींस लार्जर यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम ही दोनों आपस में एसोसिएट करेंगी, जिसको बोलेंगे एसोसिएशन। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम ही एसोसिएट करती हैं लार्जर एंड स्मॉलर यूनिट, और अदरवाइज वो सब यूनिट्स दोनों अलग रहती हैं अगर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं जो फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, दैट इज Mg2 पॉजिटिव इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एंड आफ्टर द प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो जो भी कॉम्प्लेक्स है, मींस लार्जर यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स, और जो एंजाइम्स और फैक्टर्स हैं वो डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज द यूकैरियोटिक, ये एक मैंने यूकैरियोट का राइबोसोम दिखाया है। दिस इज द स्मॉलर यूनिट विच इज 40S एंड दिस इज द लार्जर यूनिट दैट इज द 60S। यहाँ पे ये है एक टनल या फिर ग्रुप बोल सकते हैं, जिस ग्रुप में पॉलीपेप्टाइड चेन की एलोंगेशन हो रही है, और ये ब्लैक कलर की लाइन शो कर रही है मैसेंजर आरएनए को, जो कोड लेके आया है डीएनए से, दैट इज by the transcription process। और tRNA के ऊपर tRNA दैट इज अ ट्रांसफर आरएनए कोई अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है, और उस अमाइनो एसिड को यहाँ पे मैसेंजर आरएनए के कोडोन के साथ मैच करेगा। वो एंटीकोडोन, टीआरएनए के पास एंटीकोडोन होगा और मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोड होगा, कोडोन होंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे और उस अमाइनो एसिड को रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे एलोंगेशन दिखाई गई है पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो ये प्रोटेक्शन भी दे रहा है और उसको पुश भी कर रहा है ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस हो सके। अब राइबोसोम्स जो होते हैं उसमें 3 रिएक्टिव साइड होती हैं, पी साइड, ए साइड एंड ई साइड। पी साइड इज द पेप्टिडाइल ट्रांसफर और डोनर साइड, डोनर भी बोल रहे हैं इसको, और ए साइड इज द अमाइनो एसाइल एंड द एक्सेप्टर साइड, वेयर एज द ई इज द एग्जिट साइड। यहाँ पे ये 3 राइबोसोम के ऊपर साइड्स दिखाई गई हैं। दिस इज द ए साइड, पी साइड एंड ई साइड। यहाँ पे ये एसोसिएशन हुई है जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, अदरवाइज दोनों यूनिट्स जो हैं वो डिसोसिएट फॉर्म में रहती हैं सेल में।
अब यहाँ पे बात करी है नेक्स्ट कंपोनेंट जो मशीनरी चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस की, दैट इज द अमाइनो एसिड। 100 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट जो हैं वो अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, दैट मे बी मैन्युफैक्चर इन अ सिंगल सेल। सिंगल सेल जो है वो कई तरह के प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, बिकॉज सिंगल सेल कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स, और वो डिफरेंट जीन्स जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन करेंगी, ट्रांसलेट करेंगी और डिफरेंट टाइप की पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेंगी। नेक्स्ट कंपोनेंट इज द अमाइनो एसिड tRNA synthetase enzyme. It's an enzyme and that enzyme is specific for each amino acid. और हर अमाइनो एसिड के लिए वो एंजाइम स्पेसिफिक है and that is called the activating enzyme. अब बात करते हैं नेक्स्ट मशीनरी कंपोनेंट की, दैट इज मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो है दैट एक्ट एज अ टेम्पलेट, जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करेगा जो डीएनए से आई है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेंजर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए के पास हमने पढ़ा था प्रमोटर रीजन है, टर्मिनेटर रीजन है और बीच में स्ट्रक्चर जीन्स हैं। प्रमोटर रीजन दैट इज द यूटीआर अनट्रांसलेटेड, वो कोई कोडोन वहां पे वो ट्रांसलेट नहीं करता है, स्ट्रक्चर जीन्स ट्रांसलेट करती हैं, दैट इज द कोडिंग पार्ट। इसकी डायरेक्शन 5' to 3' होगी। नेक्स्ट है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड को लेके आएगा। ट्रांसफर आरएनए की शेप जो है क्लवर लीफ की तरह होती है। ट्रांसफर आरएनए में दिस इज द एंटीकोडोन साइट जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर बाइंड करेगा। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए का रहेगा कोडोन और वो कोडोन कॉम्प्लीमेंट करेंगे इस एंटीकोडोन से जो ट्रांसफर आरएनए के पास होंगे। तो यहाँ पे ये एंटीकोडोन बाइंड कर रहा है, अगर ये स्पेसिफिक नहीं हुआ उसके लिए तो वो बाइंड नहीं करेगा। दिस साइड इज द फॉर द अमाइनो एसिड, यहाँ पे अमाइनो एसिड बाइंड कर रहा है, अमाइनो एसिड बाइंड कर रहा है CCA और यहाँ से अमाइनो एसिड भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक tRNA स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ही पिक कर सकता है और उसको वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर रिलीज करेगा प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम। यहाँ पे DHU साइड रहती है, T साई C साइड रहती है, T साई C साइड दैट ये रिकॉग्नाइज कर रही हैं जो अमाइनो एसिड इसके ऊपर बाइंड कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, अमाइनो एसिड को पिक करता है और उसको राइबोसोमल यूनिट पे रिलीज करेगा ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। अब बात करते हैं एंजाइम, दैट इज द अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज एंजाइम। दैट एंजाइम ब्रिंग्स द डिजायर्ड अमाइनो एसिड, tRNA अकेला नहीं, उसके साथ एंजाइम है, वो डिजायर्ड अमाइनो एसिड को लेके आएगा, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रीड करेगा और एक एप्रोप्रिएट या प्रॉपर प्लेस पे ही उसको रिलीज करेगा अमाइनो एसिड को जो वो लेके आया है tRNA। नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म। हमने अभी बात करी मशीनरी की, व्हाट कंपोनेंट्स, जो ट्रांसलेशन को करने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए हैं, जो टूल्स चाहिए हैं, वो हमने बात करी। अब हम बात करेंगे कि ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म होता कैसे है। तो इसमें आपको टोटल 6 स्टेप्स दिखाए गए हैं। पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, सेकेंड इज द चार्जिंग और अमाइनो असाइलेशन ऑफ tRNA, यानी कि अमाइनो एसिड का tRNA के ऊपर बाइंड करना, दैट इज द चार्जिंग ऑफ द tRNA। एंड द थर्ड स्टेप इज द इनिशिएशन, मीन्स कि वहां पे कोडोन और एंटीकोडोन कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ इनिशिएशन फैक्टर हेल्प कर रहे हैं, दैट स्टेप इज कॉल्ड इनिशिएशन। जब चेन लंबी लॉन्ग बनती है, एडिशन होती जाती है अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड्स की, दैट इज कॉल्ड द एलोंगेशन। उसके बाद मैसेंजर आरएनए के ऊपर कुछ ऐसे कोड रहते हैं,
कोडोन रहते हैं जो उस पॉलीपेप्टाइड चेन को टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि अब वो टर्मिनेटर रीजन पे मैसेंजर आरएनए के ऊपर कुछ ऐसे कोडोन हैं जिनको नॉनसेंस कोडोन बोलेंगे, जो किसी भी ट्रांसफर आरएनए को रिसीव नहीं करेंगे और उस रीजन पे कुछ फैक्टर ज्वाइन करके पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर देंगे। फिर पॉलीपेप्टाइड चेन जब रिलीज हो जाती है तो पॉलीपेप्टाइड जो है वो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी प्रोटीन्स के हमने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर मॉडिफाइड होता है और सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको सेल पैक करके वेसिकल्स में पैक करके रिलीज कर देगा, उसको एक्सपोर्ट कर देगा जिस रीजन में उसकी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एक्टिवेटिंग एंजाइम, जो एक्टिवेटिंग एंजाइम है, दैट इज नोन एज अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। यहाँ पे अमाइनो एसिड जब एटीपी की हेल्प से, यहाँ पे अमाइनो एसिड और एंजाइम जो है वो कैटालिस्ट हैं, तो एंजाइम जब किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ रहे हैं, एनर्जी की जरूरत पड़ रही है वहां पे, तो अमाइनो एसिड एटीपी की हेल्प से एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। दैट एंजाइम इज द अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, और Mg2 पॉजिटिव इज एसेंशियल फॉर दिस। जो कंबाइनिंग यानी एसोसिएशन का प्रोसेस है उसमें Mg2 पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बन गया, अमाइनो एसिड एंजाइम के साथ बाइंड कर चुका है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दैट इज पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएगा। ये है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। इन द सेकेंड यहाँ पे आगे बात करी है कि जो हाइड्रोलिसिस होगी, पायरोफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट बना, उसकी हाइड्रोलिसिस होगी एंजाइम की हेल्प से, दैट इज द पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम, जो एनर्जी जो प्रोवाइड करेगा एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज ड्राइविंग फॉर द इनिशिएशन या इनिशियल रिएक्शन के लिए वो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप, दैट इज द चार्जिंग और द अमाइनो असाइलेशन ऑफ द टीआरएनए। जब वो अमाइनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है टीआरएनए की एडिशन हो रही है, टीआरएनए के साथ वो बाइंड करेगा, तो वो बनाएगा अमाइनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स और चार्ज टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए मतलब उस टीआरएनए ने अमाइनो एसिड को पिक कर लिया है, तो दैट इज द charging or amino acylation of the tRNA. Now the third step is the initiation. Initiation में कई factors चाहिए होते हैं। प्रोकैरियोट्स में initiation factor अलग हैं, यूकैरियोट्स के केस में initiation factor अलग हैं। अब बात करते हैं initiation factor in case of प्रोकैरियोट्स। वहां पे 3 initiation factors की जरूरत पड़ती है, IF3, IF2 एंड IF1। ये 3 फैक्टर प्रोकैरियोट्स में चाहिए हैं प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करने के लिए। और यूकैरियोट्स के केस में 9 इनिशिएशन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, एंड दीज 9 इनिशिएशन फैक्टर्स आर E, I, F2, F3, F1 एंड F4 के 3 टाइप हैं, A, B एंड C एंड द D B है, एंड IF5 एंड IF6. These are the 9 initiation factor in case of the eukaryotes. Now GTP is required. GTP एनर्जी देगा, जो भी प्रोसेस चल रहा है उसके लिए GTP की रिक्वायरमेंट रहेगी। mRNA अटैच करता है स्मॉलर सब यूनिट, सबसे पहले स्मॉलर यूनिट के साथ उसका mRNA ज्वाइन करेगा। mRNA जो होगा वो स्मॉलर सब यूनिट के साथ ज्वाइन कर जाएगा। कुछ सीक्वेंस होती है जिसकी हेल्प से मैसेंजर आरएनए स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड कर जाता है, शाइन डलगैरो सीक्वेंस होती है, दैट प्रेजेंट ऑन द रीजन ऑफ इट्स कैप रीजन, यानी कि मैसेंजर आरएनए के साथ वो स्मॉलर सब यूनिट बाइंड कर जाएगा। Cap has nucleotides complement to the nucleotide present at the 3' end of the ribosomal RNA. यहाँ पे बात की है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दैट कैप रीजन जो 5' end है मैसेंजर आरएनए का,
उसके न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट करेंगे राइबोसोमल आरएनए के। राइबोसोमल दिखते बेशक वो 8 की या पार्टिकल्स की फॉर्म में है, बट वहां पे उसका भी 5' to 3' है, पर उसका 3' एंड जो रहेगा राइबोसोमल आरएनए का वो कॉम्प्लीमेंट करेगा मैसेंजर आरएनए के 5' से। दैट जो इनिशिएशन है, यानी जब ज्वाइनिंग हो रही है, स्मॉलर यूनिट मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड कर रहा है, तो उस टाइम इनिशिएशन फैक्टर चाहिए जो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे और वो प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे EIF2, E स्मॉल e स्टैंड्स फॉर यूकैरियोट्स, इनिशिएशन फैक्टर 2 यूकैरियोट्स में चाहिए है, और प्रोकैरियोट्स के केस में IF3 फैक्टर चाहिए होगा। यहाँ पे स्मॉलर यूनिट यूकैरियोट्स की 40S है, जब वो मैसेंजर आरएनए उसके साथ एसोसिएट करेगा, यहाँ पे ये फैक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा और यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बना देगा, यानी स्मॉलर यूनिट मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ चुका है। अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक फॉर द इनिशिएशन कोडॉन, जैसे कि मिथोनाइन टीआरएनए है। यहाँ पे जो इनिशिएशन हो रही है, यहाँ पे बताया है कि जो अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स है वो हर कोडॉन के लिए स्पेसिफिक होगा, यानी कि टीआरएनए अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है और जो कोडॉन्स मैसेंजर आरएनए के लिए हैं तो वो चार्ज्ड टीआरएनए उसके ऊपर बाइंड करेगा, स्पेसिफिक रहेगा वो। अब जो जैसे ही अटैचमेंट हो चुकी है स्मॉलर यूनिट की मैसेंजर आरएनए के साथ, तो अब वहां पे लार्जर यूनिट भी बाइंड कर जाएगा। लार्जर यूनिट दैट इज द 60S इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स। यहाँ पे जैसे ही अटैचमेंट हुई, अब बताया है कि जो साइड होती है यूकैरियोट्स के केस में राइबोसोम की लार्जर यूनिट की 3 साइड्स रहती हैं, ए साइड, पी साइड एंड ई साइड। अब यहाँ पे एंटीकोडोन किसका? टीआरएनए का। अगर AUG है तो उसका एंटीकोडोन टीआरएनए का UAC होगा। UAC ऑफ द टीआरएनए वो एस्टैब्लिश करेगा टेम्परेरी बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो टेम्परेरी बनेगा विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन कोडोन। जैसे AUG मिथोनाइन को भी कोड कर रहा है और ये इनिशिएशन कोडोन भी है। AUG मैसेंजर आरएनए के ऊपर होगा और ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है टीआरएनए के एंटीकोडोन के साथ, दैट इज UAC। अब यहाँ पे 40S स्मॉलर यूनिट मैसेंजर आरएनए तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स बन चुका था, जब चार्ज टीआरएनए उसके साथ बाइंड करा, साथ में एनर्जी GTP और इनिशिएशन फैक्टर IF3 की जरूरत होगी और ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पे चार्ज टीआरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ द Mg2 पॉजिटिव लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम नाउ कंबाइंड्स विद द 40S mRNA टीआरएनए मिथोनाइन कॉम्प्लेक्स जो है उसके साथ लार्जर यूनिट भी ज्वाइन कर जाएगा या कंबाइन कर जाएगा। कॉम्प्लेक्स जो है दैट कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म इंटैक्ट राइबोसोम। स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट जब जुड़ गए हैं तो दोनों एक 8 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसके लिए इनिशिएशन फैक्टर चाहिए प्रोकैरियोट्स के केस में IF1 एंड यूकैरियोट्स के केस में IF1 एंड EIF4 यूकैरियोट्स के केस में चाहिए हैं जो उस प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे। अब जो इंटैक्ट राइबोसोम्स हैं दैट एनक्लोजेस देम RNA tRNA कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट एट द P साइड। अब जो P साइड है वो P सेंटर में प्रेजेंट है, तो जब चार्ज tRNA फर्स्ट टाइम अमाइनो एसिड को लेके आएगा तो वो P साइड पे बाइंड करेगा। सेकेंड टाइम जब चार्ज tRNA अमाइनो एसिड को लेके आएगा तो वो A साइड पे बाइंड करेगा। थर्ड टाइम आएगा तो वो A साइड पे करेगा। फर्स्ट वाला अमाइनो एसिड P साइड पे आके अटैच होता है। अब यहाँ पे ए साइड को एक्सपोज रखना है। पहली साइड जो फर्स्ट अमाइनो एसिड चार्ज टीआरएनए लेके आया है वो बाइंड कर रहा है ए साइड पी साइड पे, तो ए साइड जो है वो एक्सपोज रहेगी ताकि सेकंड चार्ज टीआरएनए उस साइड पे आके बाइंड कर सके। यहाँ पे 40S सब यूनिट मैसेंजर आरएनए टीआरएनए मिथोनाइन और जब लार्जर यूनिट जुड़ गया तो वो कॉम्प्लेक्स पूरा बन गया, दैट इज अ इंटैक्ट राइबोसोम। यहाँ पे प्रोसेस जो है ये कॉम्प्लेक्स आगे कंटिन्यू करेगा जिसको बोलेंगे एलोंगेशन। पॉलीपेप्टाइड चेन की एलोंगेशन हो रही है, मींस अमाइनो एसिड ऐड होते जा रहे हैं
और चेन जो है वो लेंथ में इंक्रीज करती जाएगी। मल्टीपल अमाइनो एसिड जब जुड़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। और दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स रीच एट द ए साइड एंड अटैच टू द मैसेंजर आरएनए कोडोन नेक्स्ट टू द इनिशिएशन कोडोन। अब जैसे जैसे धीरे धीरे एलोंगेशन हो रही है तो यहाँ पे ये है लार्जर यूनिट, सेंटर में है पी साइड, यहाँ पे है ए साइड और यहाँ पे है ई साइड। नीचे की तरफ रहेगा स्मॉलर यूनिट, दिस इज द लार्जर यूनिट। यहाँ पे नीचे की तरफ ये जो लाइन ड्रॉ करी है दैट इज द मैसेंजर आरएनए। यहाँ पे मैसेंजर आरएनए पहली बार जो अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है दैट इज द मिथ्योनाइन AUG कोडोन प्रेजेंट होगा मैसेंजर आरएनए के ऊपर, और चार्ज टीआरएनए जब लेके आ रहा है उस कोडोन को, ये है चार्ज टीआरएनए, तो चार्ज टीआरएनए के इस एंटी कोडोन के ऊपर रहेगा UAC। UAC और AUG ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और अब यहाँ पे उसने अमाइनो एसिड को रिलीज तब करना है जब ए साइड पे कोई अनदर चार्ज टीआरएनए पहुंचेगा। अब चार्ज टीआरएनए, सेकेंड चार्ज टीआरएनए जैसे ही ए साइड पे पहुंचा तो ये यहाँ पे कोई और कोड होगा, वो उसके टीआरएनए के एंटीकोडोन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा वो जो सेकेंड टाइम आया है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और इस साइड का टीआरएनए एम्प्टी हो गया, फ्री हो गया, उसने अमाइनो एसिड को सेकेंड अमाइनो एसिड के साथ बाइंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो होगा ये स्लिप करेगा और ई साइड पे पहुंच जाएगा, और यहाँ वाला जो कोड है वो यहाँ पे स्लिप कर जाएगा यानी पी साइड पे। तो यानी कि मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल यूनिट्स जो है वो थोड़ी सी रोटेट कर रही हैं, जिससे उनकी पोजीशन चेंज हो जा रही है। जो चीज ए साइड पे थी वो अब पी साइड पे आ चुकी है, ए साइड फिर से एक्सपोज हो गया, एम्प्टी हो गया, ताकि अनदर टीआरएनए चार्ज टीआरएनए आए और वहां पे बाइंड कर सके। विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडोन वो बाइंड कर रहा है, जहां पे जीटीपी और एलोंगेशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर इनिशिएट करने के लिए चाहिए थे। एलोंगेशन के केस में एलोंगेशन फैक्टर चाहिए, प्रोकैरियोट्स के केस में जो है वो एलोंगेशन फैक्टर है EFTU एंड EFTS। यहाँ पे यूकैरियोट्स के केस में एलोंगेशन फैक्टर रहेगा दैट इज 1। पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ रहा है, तो अमाइनो एसिड का ये स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे आ गया अमीन ग्रुप H2N, और यहाँ पे आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नीचे की तरफ वेरिएबल यानी फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे H। तो यहाँ का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के सामने जो होगा, मतलब दूसरा अमाइनो एसिड जो होगा उसका अमीन ग्रुप एक्सपोज होगा, तो दोनों के बीच से वाटर निकलेगा, और वाटर निकलेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा दैट इज CONH, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसे ही धीरे धीरे अनदर अमाइनो एसिड आएगा और वो चेन को एलोंगेट करता जाएगा। Establishment between the carboxylic group of the amino acid attached to the tRNA at the P site। अब यहाँ पे एंजाइम कैटालाइज कर रही है इस रिएक्शन को, दैट इज जब ट्रांसफर हो रहा है अमाइनो एसिड का सेकेंड वाले अमाइनो एसिड के ऊपर, तो दैट एंजाइम इज द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। टीआरएनए एंड अमाइनो एसिड जो पी साइड पे होगा उनका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा जब उसने अमाइनो एसिड को रिलीज कर दिया ए साइड के अमाइनो एसिड के ऊपर, तो जो ऑलरेडी पी साइड पे अमाइनो एसिड था उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और वो स्लिप करेगा, रोटेट करेगा और पोजीशन चेंज हो जाएगी, और जो टीआरएनए होगा वो प्री साइड से होता हुआ यानी ई साइड पे एग्जिट साइड से रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे आगे बताया है
अब जैसे ही ई साइड पे पहुंचा वो टीआरएनए, अनचार्ज टीआरएनए जिसके ऊपर अमीनो एसिड अब रिलीज हो चुका है, वो राइबोसोम अब आउटसाइड यानी उस प्रोसेस से, उस कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ जी फैक्टर। जी फैक्टर उसको उस प्रोसेस, उस कॉम्प्लेक्स से बाहर कर देगा। ए साइड जो है दैट कैरीज द पेप्टिडाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स को, अब जो स्लिप हुआ तो ए साइड पे जो चीज थी वो पी साइड पे पहुंच गई। Establishment of the first peptide linkage and the slipping of the free tRNA of the P side, यानी कि जो फर्स्ट पेप्टाइड लिंकेज बनी है वो स्लिप करी और ए से वो पी साइड की तरफ स्लिप हो गई और जो अनचार्ज टीआरएनए था वो रिलीज हो गया। यहां पे इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। जब शिफ्ट कर रहा है वो ट्रांसलोकेज एंजाइम उसको प्रोसेस को कर रही है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, जहां पे जीटीपी भी चाहिए है और साथ में एलोंगेशन फैक्टर जी इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड एलोंगेशन फैक्टर इन केस ऑफ 2 इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। अब बात करते हैं न्यू कोडोन जो है वो एक्सपोज हो जाएगा ए साइड पी जो मैसेंजर आरएनए और जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे ए साइड फिर से एक्सपोज हो जाएगा नए कोडोन के साथ जो नए एंटीकोडोन्स को यानी चार्ज टीआरएनए को अट्रैक्ट करेगा ताकि चेन जो है वो एलोंगेट हो यानी इंक्रीज हो। प्रोसेस ये फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन यानी पेप्टाइड बॉन्ड बनना और ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक मैसेंजर आरएनए के ऊपर नॉनसेंस कोडोन प्रेजेंट ना हो। यहाँ पे लॉट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। सिंगल अमाइनो एसिड के लिए एक एटीपी 2 जीटीपी मॉलिक्यूल जो है वो यूज करता है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो जाती है। अब बात करते हैं टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन में मैसेंजर आरएनए के ऊपर कुछ नॉनसेंस कोडोन होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, तो वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे तो कोई भी चार्ज टीआरएनए अगर आता है तो वो उन नॉनसेंस कोडोन को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो ए साइड जो है वो एक्सपोज है बट उनके ऊपर नॉनसेंस कोडोन प्रेजेंट होंगे। वो नॉनसेंस कोडोन जो है वो किसी भी टीआरएनए, कोई भी टीआरएनए उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ये यहाँ पे नॉनसेंस कोडोन लिखे हैं UAA, UAG एंड UGA। अब बात करते हैं कि जो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है वो उस ग्रुप से रिलीज हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ रिलीजिंग फैक्टर 1 इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड 2 रिलीजिंग फैक्टर जो हैं वो प्रोकैरियोट्स के केस में रहेंगे रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2 इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और वो जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडोन रहेंगे UAG एंड UAA, ये कोडोन्स प्रेजेंट होंगे मैसेंजर आरएनए के ऊपर। अब यहाँ पे जीटीपी डिपेंडेंट, ये जो रिलीजिंग फैक्टर है ये जीटीपी पे डिपेंड करते हैं और जो कॉम्प्लेक्स इनिशिएशन के टाइम सब कॉम्प्लेक्स जुड़ा था, सभी यूनिट्स जुड़ी थी, वो अब डिसोसिएट हो जाएंगी, सब अलग हो जाएंगी, डिसेंबल हो जाएंगी सेल में या साइटोप्लाज्म में। अब जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो रिलीज हो गई, अब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगी। वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर अब सेकेंडरी में और टर्शरी में चेंज होगा। टर्शरी में यानी कि उस प्राइमरी स्ट्रक्चर के कुछ फोल्ड्स और कॉइल करेगा वो, और वो अब मॉडिफाइड होके गोल्जी एपरेटस वेसिकल्स को रिलीज करेगा। वेसिकल्स में वो पॉलीपेप्टाइड चेन अब जो टर्शरी स्ट्रक्चर में चेंज हो चुकी है वो पैक होके सेल से रिलीज हो जाएगी उस एरिया में जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट होगी। थैंक यू।